लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च डिज़ाइन कि भाई एक रिसर्च को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं. द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, कि व्हाट इज द डिज़ाइन ऑफ अ रिसर्च. ठीक है, रिसर्च का एक डिज़ाइन कैसे डेवलप होता है. यानी कि आसान अल्फाज में बताऊं तो रिसर्च को किस तरीके से हम कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है. सही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. सही है, लेट्स सपोज कई बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगे. मैं आपको एक बहुत ही बेसिक वे में समझा रहा हूं. ठीक है, सबसे पहले हमारी होती है एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन. सही है, क्या होती है मेरा बेटा? एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? बहुत ही सिंपल सी चीज है. न्यूटन भाई दरख्त के नीचे बैठे हुए थे. न्यूटन भाई दरख्त के नीचे बैठे हुए थे. उनके सर पे आके क्या गिरा? एप्पल. उनकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन हुई, क्या हुई? कि देयर इज समथिंग विद इन अर्थ हु अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. ठीक है, वो एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन फॉर्मुलेट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है, आप रिसर्च करने का फैसला कर चुके हो. ठीक है, आप फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हो और प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हो. फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम क्वेश्चन. अब हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन स्टेटमेंट. हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन स्टेटमेंट. ठीक है, जो आगे जाके ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर होती है. ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर होती है. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब देखो हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला है ना इस स्टेटमेंट को, ये पॉजिटिविस्ट यूज करते हैं. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस हो जाता है. अब देखो, अब इसमें क्या होता है, आपने एक चीज, एक स्टेटमेंट बना दी. अब आप इसको प्रूव करने जा रहे हो कि ये राइट है या फिर ये रॉन्ग है. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अगर मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, भाई न्यूटन अंकल ने लेट्स सपोज ये कहा कि देयर इज अ फोर्स विद इन अर्थ हु अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. अब वो उस फोर्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई प्रो फोर्स होती है या फोर्स नहीं होती. यहां तक क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इसी वजह से, ठीक है, इट्स वन ऑफ द रीजन, एक यही वजह नहीं है और भी वजह है, पॉजिटिविस्ट की मेथोडोलॉजीज को हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच. हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं कि आप जिस रिसर्च को किससे स्टार्ट करते हो? हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हो. प्रॉब्लम क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ ओपन क्वेश्चन, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अब उसके अंदर कोई भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है. इंटरप्रेटिविस्ट कैन यूज इट बिकॉज इंटरप्रेटिविस्ट हमेशा एक प्रिजुड्यूस से के थ्रू रिसर्च नहीं करते कि यही चीज होना चाहिए, या चीज ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी. वो इस फिनोमेना पे रिसर्च नहीं करते. एम आई राइट? ठीक है, कि वो उस फिनोमेना पे रिसर्च नहीं करते कि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, वो पिरामिड व्हाई एवरीथिंग गेट डाउन ऑन द अर्थ. एम आई राइट? अब वो वाई पे चले जाएंगे. ठीक है, तो अब हो सकता है देयर वुड बी अ फोर्स, देयर वुड बी अ मैग्नेटिक समथिंग, देयर वुड बी समथिंग अल्लाह बाबा इनसाइड द अर्थ हु अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. कोई भी चीज हो सकती है जो उसकी तरफ अपनी तरफ खींच रही है. अब वो उस प्रिजुड्यूस पे नहीं चल रहे कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा. क्लियर हो रही है बात? समझ आई? वो प्रिजुड्यूस को फॉलो नहीं कर रहे. तो मेरा बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्ट इस तरह से किया इसके अंदर कि भाई रिसर्च का डिजाइन डेवलप हुआ. सबसे पहले हमने इनिशियल ऑब्जर्वेशन डेवलप की. उस इनिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्या किया मेरा बेटा, हमने एक हाइपोथेसिस को डिसाइड कर लिया. सही है, अब जब हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया बेटा, तो हमें क्या समझ में आता है, एक आइडिया जनरेट हो गया
क्या जनरेट हो गया आइडिया, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि भाई ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब हमारा जो फोकस है, अब हम रिसर्च के लेवल को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएंगे कि भाई रिसर्च लेवल क्या हो सकता है, ठीक है जी। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मेथोडोलॉजी की तरफ जाना है, सही है। हम लेट्स सपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे। डिसीजन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब मैं आपको ये जो चीज समझा रहा हूं इसका पूरा एक आगे टॉपिक भी आएगा कि अब आप कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिसाइड करते हो तो उसके पीछे 3 मेजर रीजंस होते हैं, सही है। पहला होता है आपका एथिकल फैक्टर्स, ठीक है, कि आप एथिकली कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जाना चाह रहे हो। फिर मेरा बेटा होता है प्रैक्टिकल फैक्टर्स, कि भाई प्रैक्टिकली कौन सी मेथोडोलॉजी का तरीका बिल्कुल ठीक है। फिर मेरा बेटा आप जाते हो थियोरेटिकल फैक्टर्स। अगर आप पॉजिटिविस्ट फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो, यू विल गो फॉर क्वांटिटेटिव। अगर आप इंटरप्रेटिविस्ट हो, you will go for qualitative, ठीक है। अब प्रैक्टिकल फैक्टर्स में आप देखते हो कि मैंने प्राइमरी रिसर्च कर सकता हूं और सेकेंडरी रिसर्च कर सकता हूं, ठीक है। फिर आपने डिसीजन लेने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हो और फिर आप स्टेप नंबर 4 की तरफ जाते हो, विच इज मोर अबाउट पायलट स्टडी। आप बहुत बड़ी रिसर्च को एक स्मॉल स्केल रिसर्च के ऊपर कंडक्ट करते हो, ठीक है, ताकि आपका पैसे बच सकें थोड़े से। अगर कोई हाइपोथेसिस में अभी कोई मसला आने वाला है तो अभी पता चल जाए, सही है। स्मॉल स्केल स्टडी, क्योंकि रिसर्च बहुत ही महंगा काम होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही हैवी बजटेड, करोड़ों का बजट होता है यार इसका, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपका हाइपोथेसिस में अभी कोई मसला था, रिसर्च पॉसिबल हो रही है, कोई जो प्रॉब्लम्स हैं आपको पहले पता चल जाए गोइंग इन द पायलट प्रोजेक्ट, सही है। जैसे कि आप पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च भी करते हो कई मरतबा कि तो छोटे लेवल पे आप लॉन्च करते हो, सॉफ्ट लॉन्च करते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में या किसी चीज में, तो पहले सॉर्टेड हो जाए, ठीक है। फिर मेरा बेटा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको पढ़ाने के लिए मैंने अभी सारा ये तामझाम पाला हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, सैम्पलिंग। आप लोगों ने थोड़ी बहुत सैम्पलिंग अपने बिजनेस में पढ़ी होगी, ठीक है। इसमें भी हम कोई बहुत ही हैवी वाली नहीं पढ़ने वाले, बहुत इजी सीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब बेटा, मेरा बेटा बहुत ही इजी सीन है, देखो समझना। एक आपके पास होता है सैम्पलिंग फ्रेम, सही है। क्या होता है मेरा बेटा, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का सीन क्या है मेरा बेटा, यानी कि ये आपकी है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है मेरा बेटा। इस सैम्पलिंग फ्रेम में से आप सैंपल साइज निकालोगे। लेट्स सपोज आपने कहा पॉपुलेशन इन द कराची 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब उस 3 करोड़ में से कितने लोगों पे रिसर्च कंडक्ट करनी है मेरा बेटा, सारा इस चीज पे डिपेंड करता है, सही है। सैंपल साइज, सही है। दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब बात सारी ये है, सैम्पलिंग फ्रेम में से सैंपल साइज निकलेगा कैसे, ठीक है। हाउ टू डू इट। अच्छा, अब पहली चीज हाउ है, दूसरी चीज है कि दिस सैंपल साइज
should be representative of sampling frame. Am I right? This sample size, sample जो research population है वो representative होनी चाहिए किसके ऊपर? सैम्पलिंग फ्रेम का. सही है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. अब बहुत सिंपल सी बात है. पॉपुलेशन विद इन कराची, कराची 3 CR, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है. 3 करोड़ लोगों से को लिंक नहीं कर सकते, तो आप सैंपल साइज में करोगे कि भाई हम करेंगे रिसर्च ऑन 300 इंडिविजुअल्स. ये बात समझ में आती है? अब ये 300 इंडिविजुअल्स मेरा बेटा क्या होने चाहिए? इस 3 CR का रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. अब लेट्स सपोज अगर आपने अपनी ईज के हिसाब से 300 लोग अपने कॉलेज के ही निकाल लिए, ठीक है, तो मेरा बेटा वो तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना पूरे कराची की पॉपुलेशन का. कराची में तो लोअर मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, वर्किंग क्लास भी है, अंडर क्लास भी है. तो दिस 300 शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट 3 CR पॉपुलेशन. अब इसके लिए ना रिसर्च मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं बड़े टेक्निकल किस्म के. सही है. अब देखो 2 से 3 तरीके होते हैं. अच्छा, अब सैम्पलिंग में भी मसला क्या है? सैम्पलिंग में भी मसला मेरा बेटा ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपके सारे मेथोडोलॉजी आप सारी सैम्पलिंग कर सकें. आपका डेटा ही नहीं है 3 करोड़ लोगों का. गवर्नमेंट के पास जाओगे वो बोलेगा 1.5 करोड़ का डेटा है. हमारे हिसाब से 1.5 करोड़ रहते हैं शहर के अंदर. ठीक है, डेटा ही पूरा नहीं है. ठीक है, तो अब आप क्या हो, या फिर आपके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है उन दिन, तो अब क्या है, उसके लिए भी सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, मकसद क्या है कि सैम्पलिंग शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. सैम्पलिंग शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. अब मैं कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं. ठीक है, हमारे पास एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब प्रोबेबिलिटी में क्या है बेटा, कुछ ना कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बीमार हुए बच्चे 100 वाला हिसाब किताब करना पड़े. यानी कि प्रोबेबिलिटी का सैम्पलिंग का मतलब ये होता है एवरीवन हैज अ चांस टू बी गेट अपीयर्ड इन दैट सैंपल. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला तरीका होता है प्रॉपर रैंडम सैम्पलिंग. 3 करोड़ लोगों का नाम एक साथ डालो एक डब्बे के अंदर, 300 लोग निकाल लो, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग. लेकिन उसमें नुकसान क्या है? नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकती. 300 लोग एक ही तरह के जगह के निकले तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी. तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा? अब देखो प्रोबेबिलिटी में रैंडमनेस का फीचर हमेशा मौजूद रहेगा हर मेथोडोलॉजी के अंदर. एडवांटेज इजी टू कंडक्ट है भाई, और ही नहीं है. समझ आई बात? सबसे इजीएस्ट वे, मैंने आपकी कॉलेज के 300 लोगों में से मैंने लेट से 10 लोगों पे रिसर्च करनी है, तो मैं 10 लोग को भी रैंडमली सेलेक्ट कर लूं. समझ आई बात? अब इट कुड बी पॉसिबल कि ऑल दैट 10 इंडिविजुअल्स आर ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वो सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स जो हों वो पर्टिकुलरली साइंसेस के हों लेट्स सपोज, तो वो नॉन साइंसेस की बात को रख ही ना सके. ठीक है. सो अगर मैं इस चीज को लेके चलता हूं, ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग हमारे पास नजर आती है. फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ये है मेरा बेटा, हम ये करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर लेते हैं. क्या करते हैं बेटा? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? इसका मतलब यह है कि आप यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम. यानी कि आपने कोई nth का फॉर्मूला लगा दिया, लेट्स सपोज nth फॉर्मूला, every 5th individual, every 100th individual will be counted. समझ आई बात? फिर हम आगे आते हैं. हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बाद क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ऑप्शन बचता है. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, अब आप ताकि रिप्रेजेंटेटिव करने की कोशिश कर रहे हो ना, बेहतर से बेहतर करते हो, तो आप
आप क्या करते हो, डेटा को स्ट्रैटिफाई करते हो, डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एथनिसिटी, एज, क्लास, और इसको और बेहतर करने के लिए क्या करते हो, किसी भी रीजन की बेसिस पे कोटा सेट कर देते हो। लेट्स सपोज हम 10 लोग कराची के हर टाउन से लेंगे, 30 टाउन है लेट्स सपोज कराची के, हमने 10-10 लोगों का कोटा सेट कर लिया। क्लियर हो गई बात? कोटा सैम्पलिंग, फिक्स द नंबर्स। अब ये ए जेंडर के हिसाब से भी तो कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग काफी हद तक सिमिलर होती है, क्योंकि कोटा के लिए भी स्ट्रैटिफाई करना पड़ता है डेटा को। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। मेरा बेटा क्या हो गया, मेरा बेटा ये हमारे पास हमने कोर डिस्कस कर लिए अपने प्रोबेबिलिटी, और भी बहुत सारे होते हैं, क्लस्टर होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर वेज। ठीक है, 4 बेसिक अंडरस्टैंड कर लो, इनफ है। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करूं तो इतने सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं कि आपकी सोच है, बहुत सारे तरीके यूज हो रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है कि वो हम कहते हैं ना मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि एक प्रेफरेबल तरीका नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसा कि आप कोई क्रिमिनल्स पे रिसर्च कर रहे हो, तो मेरा बेटा ये थोड़ी ना क्रिमिनल्स का हमारे पास पूरा डेटा है, गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास गए 100 क्रिमिनल्स का डेटा है, हम उस पर रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और वो हमें इंटरव्यू देंगे ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। ठीक है, तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं मेरा बेटा? अवेलेबिलिटी, डेटा की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसी डेटा को पे रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब प्रोबेबिलिटी का सैम्पलिंग के अंदर, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले क्या आता है? अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग। क्या आता है मेरा बेटा? अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है बेटा कि हम ये बात कह रहे हैं हमारे सामने जो भी आया हमने उसके ऊपर रिसर्च कर लिया। ठीक है, हालात और वाकयात को देखते हुए। ठीक है भाई, कैंटीन पे बैठ गए, जो बंदा आया हमने कहा भाई तू ही रिसर्च जवाब दे दे यार। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है बेटा स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब लेट्स सपोज जब आप क्रिमिनल्स पे रिसर्च कर रहे हो या कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, तो यू नीड टू गो विद स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, कि आप एक उस पे गए, किसके पास गए? आप एक क्रिमिनल के पास गए, उससे कहा दूसरे क्रिमिनल का एड्रेस दो, दूसरे के पास गए उससे कहा तीसरे का एड्रेस दो, तीसरे के पास गए उससे कहा चौथे का एड्रेस दो। समझ में एक बार? यू नीड टू गो विद स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं सैम्पलिंग के हवाले से। अब सैम्पलिंग हो गई हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 6 के तौर पे, अब स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई मैंने समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, आप डेटा कलेक्शन की तरफ जाते हो, फिर आप जाते हो नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 6 पे, डेटा एनालिसिस की तरफ। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 7 पे जाओगे आप। फिर स्टेप नंबर 8 पे आप डेटा रिपोर्टिंग या हाइपोथेसिस रिपोर्टिंग की तरफ चले जाओ। क्लियर हो गई बात? यहां से समझ में आती है बात? ठीक है, तो ये हमारा एक कोर रिसर्च डिजाइन का फॉर्मेट है कि हम जिसमें कहते हैं कि यार हाउ द रिसर्च इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है रिसर्च के हवाले से। ठीक है,
आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर देखिए सैम्पलिंग भी समझाना था तो मैंने इसमें पूरा समझा दिया। अब उसके अंदर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो हम उसको डिटेल में अलग से आगे डिस्कस करेंगे।